Hello, class 8th. Welcome back to our channel. We are doing the last chapter of your chemistry, carbon dioxide. इसमें सॉरी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड अभी पढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन की थी, लैब प्रिपरेशन की थी, कैसे कैसे मिलती है हमें, वो किन किन फॉर्म्स में मिलती है, वो सब पढ़ा था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर आपको ध्यान होगा, बेसिक रिएक्शंस याद होंगे आपको, आई एम श्योर। और नहीं याद है तो आप प्लीज़ उनको लिख के याद करिए। जो 8th क्लास है इसमें अगर बच्चा केमिस्ट्री की इक्वेशंस को ढंग से लिख के याद कर लेता है ना, तो आगे 9th-10th में उसको बहुत हेल्प मिलती है, 11th-12th में ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। क्योंकि ना ये वाली जो क्लास है 8th क्लास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है हर क्लास, लेकिन ये 8th क्लास केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 7th में इतना डिटेल आपका नहीं था। 9th में आपकी केमिस्ट्री काफ़ी डिटेल में चली जाएगी, बहुत सारी इक्वेशंस, रिएक्शंस वगैरह सब आपको, फॉर्मूले ऑफ वेरियस कंपाउंड्स याद करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये बेटर है कि आप 8th में भी इसको लिख के याद करना शुरू करें, ताकि आपको 9th क्लास में बहुत ज़्यादा लोड फील ना हो। ये मैंने देखा है, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि 9th में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में, बिकॉज एकदम से बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो 8th में भी ना आप सारी इक्वेशंस को लिख के करिए और याद करिए सारी प्रॉपर्टीज़ को, सारी केमिकल इक्वेशंस को, फॉर्मूले मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए, ताकि आपको 9th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9th अच्छी जाएगी तो 10th भी अच्छी जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो हमारी गैस है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। नेचर, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेचर पढ़ते हैं, मतलब कि वो दिखने में कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है, और रूम टेम्परेचर पे उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, ये नेचर में आता है। तो इट इज़ अ कलरलेस गैस, कलर नहीं होता CO2 का, कोई ओडर नहीं होता है, स्मेल नहीं होती है। रूम टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट इन अ गैसियस फॉर्म, इसलिए हम इसको गैस बोल रहे हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी कलर क्या है, स्मेल कैसी, और रूम टेम्परेचर पे उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। तो ये नेचर में आता है। तो कलरलेस ओडरलेस गैस है, रूम टेम्परेचर पे नॉन पॉइजनस है। यूजुअली CO2 नॉन पॉइजनस होती है, लेकिन एक्सेस ऑफ दिस गैस में कॉज सफोकेशन। ये कैसे होता है कि देखो, एक्सेस का मतलब कि हमारे सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और CO2 भी है। हम वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, हम ब्रीद इन ऑक्सीजन करते हैं और CO2 को भी गिव आउट। ये हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। लेकिन अगर हमारे आसपास, हमारे चारों CO2 कंटेंट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली एक गैस कम बढ़ रही है तो दूसरी गैस के लिए वॉल्यूम थोड़ा कम रह जाएगा, तो O2 कंटेंट कम हो जाता है। और हमें जो हम इनहेल कर रहे हैं ना, एक्चुअली होता है क्या है, जब हम सांस ले रहे हैं, जब इंस्पायर कर रहे हैं गैसेस को, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं गैसेस को, तो ऐसा नहीं है, हमने ये पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने, हमारे सराउंडिंग में एयर है ना इतनी सारी, तो उसमें से हमने छांट के थोड़ी ऑक्सीजन ले ली। वी आर टेकिंग इन द होल एयर। हम सारी की सारी हवा ही तो इनहेल कर रहे हैं अपनी नोज़ के थ्रू। उसमें से हम सिलेक्ट थोड़ी करें कि ऑक्सीजन ही लेनी है। और सारी हवा हमारे लंग्स में जा रही है, और फिर वो आगे लंग्स में से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है, ब्लड के अंदर RBCs उससे कंबाइन करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, एंड बाकी सारी गैसेस जो हैं वो एज सच एक्सेल हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो अगर परसेंटेज ऑफ CO2 ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाएगी, जो हम गैस, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें, एंड दैट कॉजेज सफोकेशन, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, RBCs हैं, उनको कम ऑक्सीजन मिलती है, CO2 ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये रीज़न है इसका। अच्छा, डेंसिटी क्या है हमारी CO2 की? इट इज़ हेवियर देन एयर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर जो होता है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड इज अराउंड 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर, एयर से हैवी है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको ध्यान रखिएगा। हैवी है तो हमने अभी देखो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट किया था ना लैब प्रिपरेशन में CO2 को, क्यों? क्योंकि वो हवा से भारी थी, तो नीचे बैठ गई, एयर जो थी वो ऊपर चली गई, तो क्या हो गया? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर को अपवर्ड डिस्प्लेस कर दिया CO2 ने। वही चीज़ है ये, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी। अब आप सॉल्युबिलिटी वाली कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि भाई एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड दे ब्रीद इन O2 एंड गिव आउट CO2। तो इसका मतलब CO2 वाटर में प्रेजेंट है, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर,
एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो पानी में डिजॉल्व CO2 को यूज़ करते हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. दे गिव आउट CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पिरेशन या एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पिरेशन एंड दे टेक इन CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी भी है, मतलब ये भी ये सारी चीज़ें ना आपको पता होती हैं, बस ये है कि थोड़ा सा हमें ध्यान नहीं रहता उन चीज़ों का. वी डोंट गिव स्ट्रेस ऑन दोज थिंग्स, या दिमाग में नहीं आती हैं वो चीज़ें जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो. ठीक है, okay, next is liquefaction and solidification into dry ice. कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको लिक्विफाई, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी गैस पे तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो पास आ जाते हैं. पास आते हैं तो वो क्या है, गैसियस फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. उसको फर्दर कंप्रेस कर दो, प्रेशर और इंक्रीज कर दो तो वो लिक्विड फॉर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है. सो इट कैन बी लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन लिक्विड CO2. When liquid CO2 is cooled to -78 degrees centigrade under normal pressure, it changes into snowy white solid called dry ice. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने हाई प्रेशर में रखा तो लिक्विफाई हो गई. उस लिक्विड को -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो CO2 जो सॉलिड फॉर्म है CO2 को, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं. वो स्नो जैसी दिखती है, स्नोई वाइट क्लाउडी सॉफ्ट सॉफ्ट सी दिखती है ऐसी. एंड उसको हम रिकन्वर्ट करेंगे तो ड्राई आइस जो है इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब सब्लिमेशन शो करती है. इट सबलाइम्स, ड्राई आइस sublimes. It has a cooling effect, therefore it is used to produce a false effect of clouds on the stage. Stage पे जो आपको दिखती होगी ना कहीं वाइट क्लाउड्स या बर्फ़ जैसी सिचुएशन जो प्रोड्यूस होती है वो ड्राई आइस के थ्रू प्रोड्यूस होती है. NH4Cl जो है वो भी वाइट क्लाउडी अपीयरेंस देता है, लेकिन उसमें ना अमोनिया की स्मेल आती है एंड इट इज़ पॉइजनस ऑल्सो. सो वी यूज़ ड्राई आइस, दैट इज़ बेटर. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई CO2 की. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उसकी कंबस्टिबिलिटी, मीन्स इज इट कंबस्टिबल. एक चीज़, दो चीज़ होती हैं. एक चीज़ है कि इज इट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. सपोर्टर ऑफ कंबशन मतलब फ्लेम्स को या आग लगने में हेल्प करती है. दूसरी चीज़, उसमें खुद में सब्सटेंस में आग लगती है क्या, इज इट इटसेल्फ कंबस्टिबल, क्या वो खुद कंबस्टिबल है, या इज इट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. कोई दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है, दोनों भी नहीं हो सकते, है ना, कुछ भी हो सकता है. सो कंबस्टिबिलिटी का क्या है इसका, कि अगर आप एक बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग मैच स्टिक को एक गैस जार के पास लेके आएंगे जिसमें कि हमारी CO2 फिल्ड अप है, तो वो बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग मैस्टिक है जो वो बुझ जाती है. इट एक्सटिंग्विशेस, दैट मीन्स इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन. तो ना तो इस गैस में जो हमारी CO2 गैस है, ना तो इसमें खुद में आग लगती है. इट इज़ नॉट कंबस्टिबल, नाइदर डज इट सपोर्ट्स कंबशन. ना तो ये कंबस्टिबल है, ना ये कंबशन को सपोर्ट करता है. सो इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉर इट सपोर्ट्स कंबशन. अब इसमें कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. ये क्या होते हैं, ये सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये CO2 की प्रेजेंस में भी बर्न होते रहते हैं. मतलब CO2 की प्रेजेंस से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका खुद का, ये सारे बड़े रिएक्टिव मेटल्स हैं. हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है उसमें टॉप पे आते हैं ना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सब कैल्शियम, सब टॉप के मेटल्स हैं. तो इनकी खुद का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, फटाफट फायर आग लग जाती है इनमें. तो दे कंटिन्यू टू बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 ऑल्सो. ओके, देन देर इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी शोइंग. अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कर रहे हैं, पहले छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, इसको कर लेते हैं. एक्टिविटी क्या दे रखी है, टू शो दैट CO2 इज हेवियर देन एयर एंड अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन. मतलब दो इसमें कॉन्सेप्ट्स प्रूव कर रहे हैं. एक तो CO2 हवा से भारी है और दूसरा इट इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन. बहुत सिंपल सी छोटी सी एक्टिविटी है. इन्होंने क्या किया, एक जार लिया है जिसमें कि CO2 फिल्ड अप है, एक जार है जिसमें कि नॉर्मल एयर है, मतलब खाली जार है, वो खाली जार का मतलब उसमें एयर है, एंड अ कैंडल. तो इन्होंने क्या किया, जो एयर वाला जार है जिसमें कि जो खाली हमारा एम्प्टी जार है जिसमें नॉर्मल एयर है, उसके अंदर एक कैंडल रख दी है, बर्निंग कैंडल रख दी, इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब रख दी. उसके बाद वो जो हमारा CO2 वाला जार था वो हमने लिड से कवर करके रखा है ताकि उसकी CO2 निकल ना जाए. अब जैसे सपोज ये हमारा जार है, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर. ये हमारा जार है जिसमें हमारी क्या रखी है, एक बर्निंग कैंडल. कैंडल डिफरेंट कलर से बनाए क्या, रेड रेड समझ में नहीं आ रहा. ये हमारी
बर्निंग कैंडल हो गई. शुड आई यूज ब्लैक? ओके, दिस इज आवर बर्निंग कैंडल और ये हमारा जार है रेड वाला. अब क्या हुआ, इसके पास हम एक और जार लेके आए जिसमें कि क्या है, क्या है इस जार में, CO2 है, इसमें CO2 है. ठीक है. अब इसको और इस बर्निंग कैंडल के इसके माउथ के पास लेके आएंगे, मतलब इस CO2 हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाए. CO2 जो है इस वाले जार में चली जाए, और चली जाएगी, क्यों चली जाएगी, बिकॉज इट इज़ हैवियर देन एयर. तो हैवी है तो CO2 जो है यहाँ से इस जार से ट्रांसफ़र होके इस जार में आ जाएगी. एंड सिंस इट इज़ हैवियर देन एयर तो ये नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी और एयर फिर बाहर निकल जाएगी, एयर को डिस्प्लेस कर देगी. और एयर इसमें से बाहर निकल जाएगी तो कैंडल क्या होगी, कैंडल बुझ जाएगी. कैंडल को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी. तो ये दोनों चीज़ें शो करती है. एक तो ये शो किया कि एयर CO2 इज़ हेवियर देन एयर, तो वो नीचे सेटल हो गई. और दूसरा कि CO2 जैसे ही आ गई तो वैसे ही कैंडल जो है वो एक्सटिंग्विश हो गई, इट स्टॉप्ड बर्निंग, उसकी फ्लेम बुझ गई. सो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं. कैंडल फ्लेम एक्सटिंग्विशेस, CO2 spreads over the flame and air comes out because CO2 is heavier than air. Conclusion, CO2 is heavier than air and it does not support combustion. ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक्शन ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, एक्शन ऑन लिटमस पेपर. आपको पता है कि लिटमस पेपर दो तरह के हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर. हम रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं. एक होता है रेड और एक होता है लाइट ब्लू. ठीक है, ये दो लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं. तो इसमें होता क्या है, अगर कोई भी जो केमिकल है वो अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर देता है, ब्लू से रेड हो जाता है अगर केमिकल जो है वो हमारा कैसा है, एसिडिक है. और रेड से ब्लू हो जाता है, रेड टू ब्लू, अगर जो हमारा केमिकल है वो बेसिक है. और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता, दैट मीन्स जो भी हमारा रिएजेंट है या जो भी हमें दिया गया है सॉल्यूशन वो न्यूट्रल है, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो अगर रेड लिटमस में अगर हमने एसिड डाला या एसिड की ड्रॉप डाली या एसिड में डिप किया तो वो रेड ही रहेगा. ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा. ऐसे ही ब्लू लिटमस को अगर बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, उसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो अब लिटमस पेपर पे क्या रिएक्शन होगा CO2 का, CO2 जो है ये हमारी एसिडिक गैस है तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ठीक है, इट इज एसिडिक इन नेचर सो इट इज टर्निंग ब्लू लिटमस रेड. रिएक्शन विद वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है कि ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है. अभी हमने पढ़ा था कि इसकी सॉल्युबिलिटी है पानी में अच्छी खासी, पानी में डिज़ोल्व हो जाती है. और पानी में डिज़ोल्व होने के बाद ये एक वीक एसिड बनाती है, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड H2CO3, एंड दैट इज़ अ वीक एसिड हैविंग अ pH ऑफ अराउंड, इसकी pH होती है अराउंड 4.18 या आप 4.2 कह सकते हैं. तो ये जो कार्बोनिक एसिड है, कहाँ गया हमारे कार्बोनिक एसिड की जो pH है, इट इज़ अराउंड 4.18. तो ये वीक एसिड है. आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि pH स्केल क्या होता है ना, 1 to 14 तक उसमें मार्किंग होती हैं, 1 से लेके 14 तक मार्किंग होती है. बीच में जो 7 जो है वो न्यूट्रल होता है. वाटर की pH जो है वो 7 है, न्यूट्रल होता है. और अगर हम 7 से 1 की तरफ मूव करें तो एसिडिटी इंक्रीज़ होती है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है किसी भी सॉल्यूशन का. और अगर 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा कोई कंपाउंड उसकी pH होगी 1 और सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा उसकी pH होगी 14. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इसकी pH होती है 4.18. सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर बट वीक एसिड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है. एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये जो है हमारा H2CO3. फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, साथ के साथ लिख के याद करिए, इक्वेशंस भी याद करें. CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3. ये किस तरीके का रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, ये एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम इसको और एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, दो कंपाउंड्स मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं. सो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन.
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद लाइम वाटर। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये लैब में आप बहुत बहुत यूज़ करने वाले हो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे आते हैं मैं अभी बताती हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है। इट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट फॉर गैस। जब ये गैस इवॉल्व होती है ना CO2, तो इसका टेस्ट करने के लिए हम ये वाला एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने क्या किया, गैस इवॉल्व हो रही है हमारी, अब हमें टेस्ट करना है कि ये कौन सी गैस है। हमें डाउट है कि ये CO2 है, तो हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें लाइम वाटर डालते हैं। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बोला था ना, ये नाम याद कर लेना। लाइम क्या होता है, CaO। लाइम वाटर क्या है, CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उस गैस को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं। तो जैसे ही पास किया लाइम वाटर के थ्रू, पास करने का मतलब क्या है, यहाँ से सपोज इस टेस्ट ट्यूब से गैस इवॉल्व हो रही है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें लाइम वाटर है, तो इसको ऐसे उसके माउथ के पास ले आएंगे। बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं करते कि सोल्यूशन ही चला जाए उस हीटेड अप टेस्ट ट्यूब में, ऐसा नहीं करते। थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके, तो ये जो इधर से CO2 निकल रही है इस टेस्ट ट्यूब में से, वो इस लाइम वाटर में जाएगी एंड लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है, एकदम जादू जैसा रिएक्शन होता है, ये बहुत जल्दी होता है। सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। दैट शोज कि ये जो गैस इवॉल्व हुई थी, दिस वाज CO2। अभी जो रिएक्शन होता है, जो मिल्कीनेस है, ये क्यों होती है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है। ये देखिए ये रिएक्शन है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का ये डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है, प्रेसिपिटेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाता है प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मैंने आपको बताया था, मार्बल जो हम संगमरमर के पत्थर देखते हैं, दे आर केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है, तो वाइटिश प्रेसिपिटेट बन जाता है हमारे इस रिएक्शन की वजह से। तो क्लियरली समझ में आया था, मतलब जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो मिल्की हो गया। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि CO2 का टेस्ट है, ये CO2 इवॉल्व हुई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट ना बहुत जल्दी करते हैं और थोड़ी सी देर के लिए, बस कुछ सेकंड्स के लिए CO2 पास करते हैं। यानी कि CO2 पास करते रहो करते रहो करते रहोगे, तो क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा देर CO2 पास की, तो क्या होगा, वो जो हमारा मिल्की सोल्यूशन था ना, वो कैसा हो जाएगा, वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि CO2 को एक्सेस में पास करने से क्या होता है, या CO2 को हम जब CO2 का टेस्ट कर रहे हैं तो उसको लाइम वाटर में एक्सेस में पास क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाई नॉट, है ना, वाई नॉट, वाई शुडेंट इट बी पास्ड इन एक्सेस थ्रू लाइम वाटर। क्यों, क्योंकि मिल्की सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है और फिर हमारा CO2 का टेस्ट नहीं आएगा। हम अपनी टीचर को क्या दिखाएंगे कि हमारा सोल्यूशन तो वाइट है, और सॉरी ट्रांसपेरेंट है, मिल्की हुआ ही नहीं, तो हमारा टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब हमने, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में आप और CO2 पास करते जा रहे हो। अब इसके पास क्या है, वाटर में तो पहले डिजॉल्व है, CO2 आपने और ऐड ऑन कर दी, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि एक क्लियर सोल्यूशन होता है, वाइट नहीं होता है, वो बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। इसीलिए जो हमारी इसकी जो वाइटनेस थी ना कैल्शियम कार्बोनेट की, वो क्या हो गई, गायब हो गई, क्योंकि हमने ज़्यादा CO2 पास कर दी। तो ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होता रहा और कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ओके तो ये रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अगर आपका इंटरनल वाइवा होता है उसमें भी पूछ सकते हैं ये। ओके ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, ये रिएक्शन विद लाइम वाटर हो गया। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्कलीज। अब एल्कलीज जो हैं वो अगर CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। एल्कली जो है वो बेस हो गया, CO2 जो है एसिडिक है। तो एक एल्कली और एक एसिड जब एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। विल बी गेटिंग सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट किसका बनेगा, जो भी आप एल्कली यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा, कार्बोनेट जो भी बन रहा है आपका। तो सिंपल सा मैंने आपको बोला ना कि बेसिक रिएक्शन याद रखो और बाकी आप सारे कंपोनेंट्स को पुट अप कर सकते हो। जैसे ये क्या हो गया, बेस प्लस हमारी CO2 या एसिड, एसिडिक गैस है, ठीक है, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये एक एसिड और बेस मिलके सिर्फ सॉल्ट और वाटर देते हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं देते, तो उसको ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके
नाउ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सेम चीज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स K2CO3 इज पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है KOH और ये NaOH, इन ये दोनों ही कंपाउंड्स जो हैं NaOH और KOH दोनों ना काफ़ी ज़्यादा CO2 को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे हैव गॉट अ वेरी गुड CO2 अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। और उसमें भी ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़्यादा होती है, जो हमारा कॉस्टिक पोटैश है KOH। ये कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश नाम याद रखना। कॉस्टिक सोडा इज NaOH, कॉस्टिक पोटैश इज KOH। तो हम क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे जो एक अभी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लांट्स की रेस्पिरेशन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे आप, इवन एनिमल रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे। तो इसमें KOH जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो CO2 की प्रेजेंस, CO2 इसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए, वो शो करने के लिए, या जो भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे हम KOH काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये आपकी एक रीजनिंग का आंसर है कि KOH क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, and they are used to remove CO2। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा दोनों की बात करें, लेकिन कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक पोटैश में से हमने क्या बोला कि कॉस्टिक पोटैश इज़ अ बेटर अब्जॉर्बर, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट्स में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक पोटैश इज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ बेटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ व्हाट, CO2। अब इनमें जो हमारे कार्बोनेट्स बन गए, इनमें दोबारा से जैसे हमने पहले देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी यही हुआ था। कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो गया था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया था एक्सेस CO2 पास करने से। तो सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट में भी अगर आप एक्सेस CO2 पास करेंगे वाटर, तो वहाँ पे है ही सोल्यूशन में, तो क्या बन जाएंगे, बाइकार्बोनेट्स बन जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जैसा कि कैल्शियम के साथ हुआ था, सेम रिएक्शन है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बड़े रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं। ये क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। कौन कौन से, सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो सिमिलर रिएक्शंस शो करते हैं। रिएक्शंस विद मेटल्स, अब दोबारा से आ गया मेटल्स लाइक सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला क्या है Na, पोटेशियम का K, मैग्नीशियम का Mg। तो मेटल्स जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, मेटल्स लाइक sodium, potassium and magnesium, they burn in the presence of carbon dioxide to form their respective oxides and black specks of carbon। इसका मतलब मेटल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं और अपने लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम gets oxidized into magnesium oxide and carbon is released। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर दिया, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गई। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। मैग्नीशियम भी इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइज, मेटल्स को ऑक्सीडाइज करती है CO2। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ क्या होता है, नॉन मेटल्स के साथ ये it reacts with non metals like red hot coke to form carbon monoxide gas, CO2 plus coke, coke क्या है, कार्बन, and they form CO। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे भी रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे देखो एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन के एटम्स थे, 2 ऑक्सीजन के एटम्स थे, और यहाँ पे रिड्यूस होने के बाद एक कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन का एटम रह गया है। तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो गई है। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है, बेसिक मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ मेटल कार्बोनेट्स बनाती है। मतलब Na2O है और CO2 रिएक्ट करेंगे, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं आप इसे, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि दोनों ने मिलकर एक नया कंपाउंड बना लिया, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स मैग्नीशियम कार्बोनेट, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये सारे रिएक्शंस हो गए, इनको आप ढंग से याद कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई मिस हो जाए, लिख के याद करिए। याद करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक याद नहीं होगा। ओके, नाउ
टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज हो रही है तो उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे अपनी लैब में। एक तो पहली बात तो ये होगी कि बर्निंग मैच स्टिक को लेकर आएंगे गैस जार के पास, तो वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की हो गया, किसकी फॉर्म, क्या फॉर्म हुआ, रिएक्शन ध्यान रखिएगा। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। दोबारा से इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे और भूलना नहीं है क्या है, क्या लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 फॉर्म्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया प्लस क्या बना, वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट विच इज वाइट इन कलर, सो लाइम वाटर हमारा मिल्की हो गया। ओके, यूजेस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के, एरेटेड ड्रिंक्स में यूज़ होती है क्योंकि वो डिज़ोल्व बहुत जल्दी हो जाती है, और जो बबल्स बनते हैं ना एरेटेड ड्रिंक्स में, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ओपन करोगे, उसकी बॉटल को थोड़ा शेक करोगे तो बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, तो बिकॉज इट इज़ मतलब सॉल्युबल इन वाटर, और प्रेशर में तो सोडा वाटर बनाती है ये, और when we open the bottle pressure is released and the gas escapes with a brisk effervescence. This adds fizz, एक टेंजी सा पंजेंट और टैंजी टेस्ट जो होता है ना, वो भी इसी की वजह से होता है। टैंगी टेस्ट जो होता है, पंजेंट एकदम, जो पंजेंट मतलब एकदम आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो लगती है ना नाक में गले में, वो तो इट एड्स फिज। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग CO2 इन अ शुगर सोल्यूशन। सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कम पीनी चाहिए, एंड एसिडिक तो होती है, नुकसान करती है। रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं बिकॉज ड्राई आइस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर प्रिजर्विंग पेरिशेबल फूड्स। पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी खराब हो जाए, लाइक फिश, मीट, आइसक्रीम एंड वेजिटेबल्स। द ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एंड केप्ट फ्रेश इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, so it is also a very good refrigerant. Then in the manufacture of chemicals, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जिनमें कि CO2 यूज़ होती है, सच एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में यूज़ होती है CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3, और कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। ओके, देन बेकिंग पाउडर जो हम घर में यूज़ करते हैं केक बनाने में, बेकिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। दो सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम क्रीम ऑफ टार्टार भी बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट को। ये बेकिंग के लिए यूज़ होता है। केक्स और ब्रेड स्पॉन्जी बनाते हैं क्योंकि CO2 रिलीज़ करता है, तो उसकी वजह से CO2 जो है वो एयर स्पेसेस में आ जाती है हमारे जो डो होता है उसके, एंड इट मेक्स इट स्पॉन्जी। फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस की बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके बिना नहीं हो सकती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का बेसिक रिएक्शन है ना। मेंटेन द इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। क्या, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हॉस्पिटल्स में CO2 इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोजन फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं ना, उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, 95% ऑक्सीजन होती है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और उस जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है 95% ऑक्सीजन और 5% CO2 का, इसको हम बोलते हैं कार्बोजन। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन नहीं देते हैं रेस्पिरेशन के लिए। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। इट इज़ हीटेड विद अमोनिया एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर वेरी हाई प्रेशर टू प्रोड्यूस यूरिया। अमोनिया और यूरिया का फॉर्मूला, एक मिनट में इसको ऊपर कर दूँ थोड़ा सा। हाँ जी, अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 इज अमोनिया एंड इट इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे CO2 और अमोनिया को हीट करेंगे तो हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर मिलता है जो कि है हमारा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2
CO.NH2, ठीक है, ये हमारा यूरिया है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। फिर CO2 का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कि इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्यों? क्योंकि इट डजंट सपोर्ट कंबशन, इसीलिए ये ऑक्सीजन को कट ऑफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये फोमी फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है। वाइट हमने देखा ना, सॉलिड आइस बनती है, तो वो फोम की फॉर्म में आ जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देती है जहाँ भी फायर बर्न हो रही होती है, तो दैट इज वाई द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। Okay. Fire is produced by burning of a substance. The two conditions necessary for producing fire are a combustible substance and a supporter of combustion. मतलब कहीं आग लग रही है तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो ऐसी चाहिए जो कि कंबस्ट हो जाए, मतलब जल जाए, कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, और हमें दूसरा मीडियम चाहिए जो उस कंबशन को सपोर्ट करता रहे। जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आग लग जाती है, रिजल्ट्स इन फायर। अब हम इनमें दोनों में से एक भी कंडीशन को रिमूव कर दें तो हम आग को बुझा सकते हैं। ओके, सो इस बेसिस पे हमने डिज़ाइन किए हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूजफुल है? बिकॉज इट नाइदर बर्न्स नॉट नॉर हेल्प्स इन बर्निंग, की ना तो ये कंबस्टिबल है ना ही सपोर्टर है कंबशन का, तो इसीलिए बहुत एक अच्छा टूल है फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करने के लिए। दूसरा, इट इज़ हेवियर देन एयर, एयर से हैवी है, तो बर्निंग सब्सटेंस के चारों ओर एक लेयर बना लेती है एंड इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो इसकी वजह से भी फायर जो है वो स्प्रेड नहीं हो पाती है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू प्रोड्यूस। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से, क्या प्रोड्यूस करता है? ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ना इसमें ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शंस को एक बार समझ के तब किया करिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब आप यहाँ पे, ये तो बहुत सिंपल है लेकिन मैं फिर भी ना एक बार आपको रिएक्शंस लिख रही हूँ बार बार ताकि आप लोगों को याद रहे। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ तो इसने क्या बनाया? CaO, मतलब लाइम। ये CO3 क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। CaO जो बन गया ये होता है लाइम प्लस CO2। सो इट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारा जो C वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है? यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, लाइम वाटर क्या था? मैं बार बार ये चीज़ें बोल रही हूँ ताकि आपको ना पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर, मतलब लाइम और वाटर को कंबाइन करते हैं। CaO plus H2O gives CaOH whole twice. Now, when a moist blue litmus paper comes in contact with CO2, it क्या होता है? मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है, CO2 के कॉन्टैक्ट में आएगा तो CO2 कैसी गैस है? एसिडिक है, तो इट विल टर्न रेड। सो डज नॉट चेंज इट्स कलर, टर्न्स येलो, बिकम्स कलरलेस, टर्न्स रेड। ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या देता है? कार्बोनिक एसिड, है ना, वीक एसिड है। उसकी pH कितनी थी? 4.18, 4.2 भी लिख सकते हो आप, H2CO3। तो ये हो गया हमारा कार्बोनिक एसिड। When carbon dioxide gases pass through lime water, it turns milky. Lime water को milky क्यों करता है? Because of the formation of calcium carbonate. CO2 plus H2O gives, sorry, lime water लिखना था हमें, H2O नहीं लिखना। तो lime water क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी क्या हैंग कर रहा है सिस्टम, कई बार हैंग कर जाता है, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये क्या बन जाएगा? अब हमारा लाइम वाटर का मिल्की हो जाएगा, मतलब CaCO3 बन जाएगा प्लस H2। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड ओवर अदर्स फॉर अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? दो हमने सॉल्यूशंस पढ़े, दो रिएजेंट्स पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक पोटैश एंड कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। सोडियम, मैं यहाँ पे सबके फॉर्मूले लिख रही हूँ, ठीक है। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। ये क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? MgO। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? KOH या कॉस्टिक पोटैश। ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। किसको यूज़ करते हैं हम? अब कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, कॉस्टिक पोटैश को। ठीक है, व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज
brought near CO2 gas, it burns vigorously, burns silently, extinguishes, burns with a green flame, it extinguishes. ठीक है, because it is not a supporter of combustion. Okay, match the following A or B. Laboratory preparation of carbon dioxide. लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या होता है, मार्बल चिप्स जो हैं दे रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, मतलब CaCO3 प्लस HCl गिव्स, क्या मिलता है हमें, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, ये रिएक्शन है. नेक्स्ट ड्राई आइस जो है, ड्राई आइस को हम किस तरह यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट एज अ रेफ्रिजरेंट. बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का हम क्या है, बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट. एंड हॉस्पिटल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बोजन यूज़ करते हैं. हॉस्पिटल्स में वी यूज़ कार्बोजन. कार्बोजन क्या है, 95% ऑक्सीजन एंड 5% CO2 का मिक्सचर. ओके, नाउ लास्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. बहुत सिंपल है, मैं आपको इसमें थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप अगर खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए. CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हमने वाटर से कंबाइन किया तो हमें क्या मिलता है, वी गेट H2CO3. सिंपल एडिशन रिएक्शन है, मतलब हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एसिडिक गैस है जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है. नेक्स्ट इज Na2CO3 प्लस H2SO4, मतलब एक सॉल्ट है. Na2CO3 क्या है, एक सॉल्ट है. ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है हमें, वाटर और आपको CO2 दे रखी है. इसका मतलब ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल बचे हुए हैं, ये कंबाइन करेंगे तो हमें सॉल्ट कौन सा मिल जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट मिल जाता है हमें. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Mg प्लस CO2 गिव्स डैश प्लस C. अब Mg और CO2 जब रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे CO2 कैसे एक्ट कर रही थी, मैंने अभी आपको बताया था, रिएक्शन अभी पढ़ा था कि CO2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज Mg एंड इट इटसेल्फ इज रिड्यूस टू C. तो Mg को ऑक्सीडाइज करके क्या बन गया, हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज 2MgO. ठीक है, लास्ट रिएक्शन क्या है, डैश प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 प्लस H2O. अब सोडियम कार्बोनेट बन गया यहाँ पे, तो इसका मतलब सोडियम का ही कोई कंपाउंड है यहाँ पे. तो अब सोडियम का कौन सा कंपाउंड होगा, वाटर और कार्बोनेट मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का कोई कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं तो या तो वो सोडियम, अब देखो अगर सोडियम क्लोराइड होता तो यहाँ पे क्लोरीन दिखती है, सोडियम सल्फेट होता तो आपको कुछ सल्फर का कुछ दिखता, वो सब तो कुछ दिख नहीं रहा है. तो इसका मतलब सिंपली ये क्या होगा, ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे 2. तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. आप देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है. ठीक है, सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर हियर. इसके बाद मेरे ख्याल से आपका वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो. ओके, टेक केयर, स्टडी वेल, और कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत आए तो आप पूछिए. ठीक है, ओके.